हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से लोगों का मेरे से एक क्वेश्चन था कि भाई आपने जापान क्यों छोड़ा? इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनाएँ। मैंने जापान क्यों छोड़ा? इवन दो मेरी जॉब वहाँ पे परमानेंट थी। मैंने मास्टर वहाँ से किया। मेरी जॉब परमानेंट थी लाइफ टाइम, मतलब मुझे 5 साल का वीज़ा मिल गया था कंपनी से, और वो दोबारा बाद में एक्सटेंड भी हो सकता था। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब थी, तो फिर भी आपने जापान क्यों छोड़ा? तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं इसमें डिटेल से बताऊँगा कि मैं जापान क्यों छोड़ा, जापान कैसा है, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इस तरह के और अपडेट्स आती रहें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। जापान मैंने क्यों छोड़ा, जापान कैसा है? जापान का पासपोर्ट वर्ल्ड का मोस्ट लॉन्ग पासपोर्ट माना जाता है दुनिया में, फर्स्ट और सेकंड नंबर पे आता है। सिंगापुर और जापान का पासपोर्ट, कभी सिंगापुर का फर्स्ट नंबर पे चला जाता है, कभी जापान का फर्स्ट पे चला जाता है। और जापान का पासपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। और जापान के लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब बिल्कुल भी रूड नहीं आपके साथ होते, इतना रिस्पेक्ट करते हैं, पूरा गाइड करते हैं आपको। और बहुत ही सेफ है जापान, बहुत ही क्लीन है जापान। क्योंकि अभी मैं यूके में हूँ और जर्मनी भी गया हूँ, तो वो इतने सेफ और क्लीन नहीं है, लेकिन जापान बहुत ज़्यादा सेफ है। आपकी लाइफ सेफ है, आपकी हर चीज़ सेफ है। जापान क्लीन बहुत है, और फैमिली के लाने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी मैंने जापान क्यों छोड़ा? जापान में तो हर चीज़ जापान में बेस्ट है। कुछ लोग कहते हैं पैसा नहीं है, पैसा जापान में है। और पैसा उनके वहाँ जैसे आपके रहने के एक्सपेंस है वहाँ पे, उसके हिसाब से पैसा बहुत है। यूके में मैं देख रहा हूँ, यूके में इतना पैसा नहीं है। अ, जब यूके में जितना पैसा मिलता है उसके आपके एक्सपेंस भी उतने ही ज़्यादा हैं। क्योंकि मेरा वहाँ पे जब जॉब कर रहा था मैं, तो मुझे इसलिए लग रहा है ना, क्योंकि मेरा वहाँ पे अपार्टमेंट फ्री था कंपनी की तरफ से, और यहाँ पे आपको जो अर्निंग मिलती है, मुझे जो स्टाइपेंड मिल रहा है यूनिवर्सिटी से, उसमें आधा तो मेरा यूनिवर्सिटी के रेंट में गुजर जाता है, और यूनिवर्सिटी के रेंट में, सॉरी, घर के रेंट में गुजर जाता है, क्योंकि पार्ट यहाँ पे अकोमोडेशन बहुत महंगी है। तो जापान में पैसा भी है आपके रहने के लिए, फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, सेफ है, क्लीन है, और बहुत पुरस्कून है। लेकिन जापान में जो सबसे बड़ा इशू है वो है लैंग्वेज का, कि आपको अगर लैंग्वेज नहीं आती तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे। लैंग्वेज मुझे भी नहीं आती, मैंने भी नहीं सीखी थी, क्योंकि जब मैं गया था तो लैंग्वेज डिफिकल्ट है। आपको कन्वर्सेशन तक आ जाती है, जिन्होंने रहना है वो लोग सीख लेते हैं। हर बंदे की अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो लेकिन मैं जब वहाँ पे था तो मुझे लैंग्वेज में थोड़ी डिफिकल्टीज आ रही थी, क्योंकि मैं पहले बहुत सोचता हूँ, मेरे दोस्त भी मुझे कहते हैं तुम बहुत सोचते हो, तुम बहुत ही मतलब ओवर थिंकिंग ओ, और हर चीज़ को सोचते हो। मैं वाक़ई हर चीज़ को सोच के प्लान करता हूँ। मेरे दोस्त इस पे मज़ाक भी बनाते थे। मेरे काफ़ी दोस्त वहाँ पे मज़ाक मेरा बनाते भी थे इस बात पे। तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा इश्यू था। मेरी जॉब तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो गई थी, जहाँ पे लैंग्वेज रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। उन्होंने लैंग्वेज के बगैर मुझे हायर कर लिया था। तो जब कंपनी आपको हायर करती है, मल्टीनेशनल कंपनी, तो उनका यही मोस्टली होता है कि आपको वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम करवाते हैं। आपके कई दफ़ा दूसरे कंट्री में टूर भी लगते हैं। कई दफ़ा आपको वैसे ही ट्रेनिंग करने के बाद दूसरे कंट्री में भेज देते हैं। अभी मेरा एक सीनियर है, वहाँ पे हिटाची में जॉब कर रहा है, तो अभी वो वहाँ से अभी यूके आया था कुछ दिन की मीटिंग के लिए, फिर अब इटली जा रहा है नेक्स्ट मंथ। उसके बाद अब अप्रैल में उसकी कंपनी उसको 2 साल के लिए पक्का मतलब परमानेंट यूके भेज रही है, 2 साल के लिए। हिटाची की ब्रांच है यहाँ पे लंदन में। तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे आप रह के भी जॉब करके आपकी किस्मत लगे तो आप इंग्लिश कंट्री मूव कर सकते हैं। लेकिन लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू था कि आपके कल को, जैसे मैं वहाँ पे था, तो मेरी फैमिली कल को पाकिस्तान में होती, शादी कर लेता मैं, तो मेरी वाइफ वहाँ पे आती, वो कैसे सर्वाइव कर पाती? कल को बच्चे होते, फिर वो भी जापानीज़ बोलते। उसके अलावा जापानीज़ मुझे भी नहीं आती थी। ठीक है, आप कन्वर्सेशन तक सीख लेते हो, आपको बोलनी आ जाती है, समझ लेते हो, लेकिन मुझे तो वो भी नहीं आती थी। फिर उसके बाद आपके घर रोज़ नोटिस आ रहा है, कभी बिजली का बिल आ रहा है, कभी गैस का बिल आ रहा है, कभी हेल्थ इंश्योरेंस का नोटिस आ रहा है। मतलब हर टाइम आपको ट्रांसलेशन करनी है डॉक्यूमेंट की। मतलब क्या फ़ायदा हमारे बैचलर का, इंजीनियरिंग करने का, मास्टर करने का, अगर स्टिल हम कोई डॉक्यूमेंट पढ़ ही नहीं सकते, स्टिल कोई चीज़ हम जापानीज़ में लिख ही नहीं सकते। मतलब दिमाग पागल हो रहा था वहाँ पे, मतलब यार कि ठीक है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मतलब पाकिस्तान से पढ़ा है। अब को लोग बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, घर डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, मैं रीड नहीं कर पा रहा, घर लिखना है कहीं, मैं किसी जाता हूँ सिटी हॉल या किसी गवर्नमेंट के सेक्टर में किसी काम के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, मैं लिख नहीं सकता जापानीज़ में, तो क्या फ़ायदा मेरी इतनी डिग्रियों का? मतलब मुझे पागल होता जा रहा था मैं। सबसे बड़ी एक रीज़न ये थी, लेकिन फिर भी मैं जॉब लग गई थी, जॉब के लिए मुझे जापानीज़ नहीं चाहिए थी, वहाँ पे सब लोग इंटरनेशनल लोग थे और सबको इंग्लिश आती थी, तो चल रहा था, सुबह जाता था ऑफ़िस, शाम को आता था। लेकिन उसके बाद फिर मैं ये भी सोच रहा था यार कि कभी-कभी हम जब सोचते हैं हमारे पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, क्या पता आप में से कुछ लोगों के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों, मैं अपने पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, या जैसे हम एक मिडल क्लास फैमिली से हूँ मैं। मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, बीए किया हुआ मेरे पापा ने, मतलब जैसे भी है, लेकिन आजकल के मैट्रिक पास बच्चे को भी कंप्यूटर चलाना आता है।
उन्होंने उस टाइम का बीए किया है, तो मतलब लेकिन कंप्यूटर चलाना नहीं आता उनको, मतलब वो चीज़ें जो हम बच्चों को आती हैं। तो मतलब उस अपने ज़माने में बहुत पढ़े-लिखे थे, लेकिन आज के ज़माने में अगर कंसीडर किया जाए तो मतलब इतने नहीं पढ़े-लिखे कंसीडर होंगे जैसे आजकल लोग बहुत अच्छी-अच्छी डिग्रियाँ ले रहे हैं। तो मैं भी ये सोच रहा था कि यार अगर मेरे पास आज बैचलर है, मास्टर है, मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है। और तो अगर मैं इंजीनियर हूँ, आज के ज़माने में मैं इंजीनियर हूँ, अच्छी पे ले रहा है, कल को 10 साल बाद कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, हर बंदा पीएचडी कर रहा है, तो मेरी वैल्यू क्या रहेगी? मैं कितना एजुकेटेड कंसीडर किया जाऊँगा? उसके बाद अगर मैं वहाँ पे जॉब कर लेता हूँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न थी, जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न थी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ठीक है, अगर मैं मास्टर कर लेता हूँ, जापान से किया है, जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे, कितनी देर जॉब कर लूँगा? चलो ठीक है, 10 साल मैं वहाँ जॉब कर लेता हूँ, अच्छे पैसे अर्न कर लेता हूँ। लेकिन मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान है, कल को हमने आना तो पाकिस्तान ही है ना अपने पेरेंट्स के पास यार, मतलब क्या फ़ायदा इतना पढ़ने-लिखने का कि हम बाहर पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स हमारे पाकिस्तान में रह रहे हैं और उनका ख़्याल रखने के लिए कोई नहीं है, तो हमने अपनी औलाद ने भी अपना फ़र्ज़ निभाना है पेरेंट्स के लिए। तो अगर मैं कल को पाकिस्तान आता हूँ, वो जॉब छोड़ के, मेरे पास पाकिस्तान में क्या है? कौन-सी कंपनी मुझे जॉब देगी? कंपनी मुझे जॉब देगी नहीं। वो समझेंगे ओवर क्वालिफ़ाइड है, जापान में जॉब की है, इसकी सैलरी बड़ी अच्छी माँगेगा, मुझे शॉर्टलिस्ट ही नहीं करेंगे इंटरव्यू में, क्योंकि पाकिस्तान में इंजीनियरिंग की जॉब तो वैसे ही नहीं है। और किसी को हायर कर भी रहे हैं 50,000 60,000 पे, तो मुझे तो उन्हें लाख भी नहीं देना, मतलब कंसीडर ही नहीं करना। तो मैं बाद में पाकिस्तान में आके क्या करूँगा? तो ये चीज़ मुझे बहुत पागल कर रही थी कि एटलीस्ट मुझे पीएचडी करनी चाहिए। पीएचडी के बाद अगर कल को मैं पीएचडी करने के बाद मेरे पेरेंट्स कल को मतलब बूढ़े हो जाते हैं, ये एक सच है, सबके पेरेंट्स बूढ़े होते हैं, तो मेरी ज़िम्मेदारी है उनको ये केयर करना और उनका ख़्याल रखना पाकिस्तान में आके। तो पीएचडी मेरे पास डिग्री हुई एट लीस्ट, अगर मेरे पास जापान से मास्टर है, किसी अच्छे कंट्री से पीएचडी होगी, कोई अच्छा एक्सपीरियंस होगा, तो मुझे एट लीस्ट कोई ना कोई यूनिवर्सिटी या कोई ना कोई अपना यूईटी या कॉमसेट, चलो नस्ट की नहीं भी रखेंगे, मतलब कोई ना कोई यूनिवर्सिटी मुझे चलो 1 लाख पे 60-70 हज़ार पे रख तो लेगी ना एट लीस्ट, तो मैं अपने पेरेंट्स के पास रह के उनकी खिदमत कर सकूँगा। तो मास्टर करके आके मैं क्या करता? और वैसे भी मेरा ये भी है कि जब आप एक जगह रह जाते हैं, मतलब मास्टर करके या जॉब पे लग जाते हैं, तो आपको वैसे ही एक जगह रह के ज़ंग लग जाता है। आपको चलते-फिरते रहना चाहिए, और वैसे भी मैं कुछ टाइम बाद एक ही चीज़ से बोर हो जाता हूँ। मास्टर किया एक जगह से, ठीक है। जॉब कर रहा हूँ, मुझे पैसे मिल रहे थे, अच्छे पैसे मिल रहे थे, 1 साल करता जॉब मैं। बताया भी मैंने लास्ट वीडियो में जॉब की, वहाँ पे कितनी सैलरी थी मेरी और जापान में कितनी सैलरी होती है। अगर आपको जापान में जॉब करनी है, प्लान बन रहा है, तो आप वीडियो देख लें, उसमें मैंने डिटेल से बताया कि जापान में क्या-क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, कितनी सैलरी होती है। तो अच्छा सा सब कुछ मेरा चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद मैंने बोर हो जाना शुरू हो जाना था, मतलब तो हर चीज़ पैसा भी नहीं होती, मतलब तो इसलिए चलते-फिरते रहना चाहिए, तो मैंने फिर डिसीज़न लिया, मुझे यूके में फुली फंडेड पीएचडी ऑफ़र होगी। और यूके में और कंट्री से भी मुझे हुई थी पीएचडी ऑफ़र, लेकिन यहाँ पे मेरी जो प्रोजेक्ट है वो कोलैबोरेशन के साथ है, यूएसए के साथ, आयरलैंड के साथ, और प्रोजेक्ट बड़ा डिसेंट है, मतलब न्यू काम है, अभी तक किसी ने नहीं वो किया काम, और बहुत से चैलेंजेस आएँगे इस रिसर्च में, बहुत मज़ा भी आएगा करने का। तो 3 मंथ मैंने जॉब की, मैंने कहा सोचा चलो छोड़ो, फिर जापान अब चलते हैं, यूके थोड़ा यूके को एन्जॉय करते हैं, पीएचडी डिग्री ले लेते हैं, फिर कल को अगर पाकिस्तान भी जाना हो, मूव करना हो पेरेंट्स के पास, तो बंदे को किसी तरह की डिफिकल्टीज़ फेस नहीं करनी पड़ती। तो ये था कि मैंने जापान क्यों छोड़ा, लैंग्वेज इश्यू था, उसके अलावा पीएचडी कर लेनी चाहिए, पेरेंट्स हैं पाकिस्तान में तो उनकी केयर भी करनी है। बहुत से लोग आप कमेंट में ये भी बोलेंगे कि आप पेरेंट्स को जापान भी बुला सकते थे, आप पेरेंट्स को यूके भी बुला सकते हैं, अपने पेरेंट्स के पास पाकिस्तान ही क्यों आना है? यार हमारे पेरेंट्स, हमें पता है हम पाकिस्तानी कैसे हैं, यहाँ पे लाइफ़ बहुत बिज़ी है। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं काम करूँगा तो मैं खाना खा सकता हूँ, और काम नहीं करूँगा तो मैं भूखा मर जाऊँगा। पेरेंट्स को मैं यहाँ ला ले आता हूँ, पेरेंट्स मेरे घर रूम में रह रहे हैं, मैं जॉब पे जा रहा हूँ, किससे बातें करेंगे वो? कौन है यहाँ पे? पाकिस्तान में एटलीस्ट आपके हमसाए होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, रौनक लगी होती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब अकेले हैं। मैं अभी 3 मंथ से आया हूँ, अकेला हूँ। तो ये रीज़न है सारी, हर चीज़ मैंने कंक्लूड कर दी है इसमें कि मैं जापान क्यों छोड़ा, यूके क्यों आया। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह के आपके लिए और अपडेट्स लेके आता रहूँ। थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, अभी तक चैनल पे कोई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा, 1 हफ्ता हो गया है, कोई भी सब्सक्राइबर नहीं आया चैनल पे। तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर भी करें अगर पसंद आती है। किसी को अगर नॉलेज नहीं है कि जापान क्या है, यूके क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।